अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स, कैसे हो आप सब। आज जो है हमने नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना था जो कि मैंने कहा था हम पढ़ेंगे एलोकेशन ऑफ रोल्स से। अच्छा, इसमें ना आपकी जो टीम्स हैं उसमें आपने डिफरेंट ना रोल्स डिवाइड कर देने हर मेंबर को। तो आप लोग अगर ये डायग्राम देखोगे ना तो इसमें इन्होंने बताया हुआ है कि कौन से ऐसे की रोल्स होते हैं जो कि हर एक मतलब मेंबर के पास होना चाहिए। जस्ट लाइक फर्स्ट पे लिखा हुआ है लिंकर, एक ऐसा बंदा हो जो कि पूरा काम जो है कोऑर्डिनेट करे। फिर एक होता है क्रिएटर, अब ये वाला रोल जो है उसी बंदे को मिलना चाहिए जो कि बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो, ठीक है। फिर आ जाता है नेक्स्ट है प्रमोटर, कोई ऐसा हो जो कि आपकी कैंपेन्स हो या जो भी प्रमोशन या मार्केटिंग एक्टिविटीज़ हो आपके किसी प्रोजेक्ट की, वो हैंडल करे। फिर एक रोल आता है एडवाइज़र का, जिसकी कह लें कॉन्सेप्चुअल स्किल्स बहुत अच्छी हैं, जो कि आपको बहुत सही से एडवाइस कर सके, इनकरेज कर सके कि आपने कहाँ से इंफॉर्मेशन लेनी है, किस तरह से काम को मैनेज करना है। फिर आता है मेंटेनर, एक ऐसा बंदा जो कि सारा काम जो है सही तरह से मेंटेन करके रख सके, जितने भी एक्सटर्नल इश्यूज़ हैं उन सबको डील कर सके। फिर है कंट्रोलर, वो ऐसा बंदा होगा जो कि हर चीज़ को मैनेज कर रहा होगा, एग्जामिन कर रहा होगा, मॉनिटर कर रहा होगा, देख रहा होगा कि सारे काम जो हैं ठीक तरह से हो रहे हैं या नहीं हो रहे। इसके बाद आ जाता है प्रोड्यूसर, इसका काम होगा कि उसने जो भी प्रोडक्शन वगैरह हो रही है, ठीक है, उस प्रोड्यूसर यानी कि जो भी हो रही है उसमें एक डायरेक्शन प्रोवाइड करे, ठीक है, और सारी चीज़ें जो हैं एक प्रोसेस के थ्रू जो हैं वो चलें। फिर आता है ऑर्गेनाइज़र जो होगा वो ऐसा बंदा होगा जो कि सारा स्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगा। उसे पता होगा कि अच्छा हमारा फर्स्ट स्टेप ये है, सेकंड स्टेप ये है, हमने स्टेप बाय स्टेप किस तरह से सारे प्रोजेक्ट को लेके चलना है। फिर है असेसर, इसका काम ये होगा कि उसने सारे ऑप्शन, सारी चीज़ों को जो है वो डिटेल में जो है वो सारे काम जो है देखना है। उसका काम होगा कि उसने देखना है, टाइम मैनेजमेंट का ख्याल रखने हैं, एनालिसिस करने हैं कि क्या ये ऑप्शन बेटर है, ये ऑप्शन नहीं बेटर। तो इस तरह से जो टीम्स होती है ना, जब आप इस तरह के रोल्स डिवाइड कर देते हैं तो इसका फ़ायदा ये होता है कि जिसको जो भी रोल असाइन किया गया होता है ना, तो वो उसके अकॉर्डिंगली सारे काम के साथ डील कर रहा होता है, ठीक है। तो इस तरह से ये होता है कि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो सॉर्ट आउट हो जाती हैं। नेक्स्ट में अगर आप लोग देखो तो बात की हुई थी डाइवर्सिटी ऑफ मेंबर्स की, तो इसमें हम देखेंगे मेनली ऑर्गेनाइजेशन डेमोग्राफी आ जाती है, यानी कि इसमें आएगा द डिग्री टू विच द मेंबर्स ऑफ अ वर्क यूनिट शेयर अ कॉमन डेमोग्राफिक एट्रीब्यूट सच एज एज, रेस, एजुकेशनल लेवल, लेंथ of service of in an organization and the impact of this attribute on turnover। अच्छा, ये सारे जो डेमोग्राफिक होते हैं ना, इनका क्या होता है कि आपकी एज फैक्टर क्या है, एजुकेशनल लेवल क्या है, कितनी आपकी सर्विसेज हैं और एक सर्टेन ऑर्गेनाइजेशन में, ये सारी चीज़ें जो हैं इम्पेक्ट करती हैं बेसिकली किसी भी एम्प्लॉय के टर्नओवर रेट को, ठीक है। यानी कि जितना ज़्यादा एक एम्प्लॉय का एक्सपीरियंस होगा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, वो उतना ज़्यादा जो है वो कमिटेड होगा और वहाँ पे रहने के लिए, या उसे पता होगा काम जो है किस तरह से करना है, वो बहुत ज़्यादा जो है वो कनेक्टेड होगा इस तरह से, ठीक है। तो ये एक थी। दूसरी एक और चीज़ थी कि एक आता है कल्चर फैक्टर्स जो होते हैं वो बेसिकली डील कर रहे होते हैं कि किस तरह से टीम में डाइवर्सिटी आती है डिफरेंसेस को देख के, ठीक है। अगर सारे लोग सेम होंगे तो फिर डाइवर्सिटी नहीं होती। इसी तरह होता है ये है कि जब आप डिफरेंट लोगों से मिलते हो तो तभी आप जो है डाइवर्सिटी आती है कि डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स मिलके एक न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो फॉर्म करती है। फिर है साइज़ ऑफ टीम्स, ये वही बात आ गई थी कि जो टीम्स होती हैं उस पर भी डिपेंड करता है आपने कितने लोगों को रखना है। कभी यूजुअली जो है स्मॉल होती हैं टीम्स, 6 to 8 मेंबर्स या 4 to 6 मेंबर्स, इस तरह की। डिपेंड करता है कि ऑर्गेनाइजेशन में जो है वो काम किस तरह का हो रहा है और क्या क्या चीज़ें जो हैं वो कौन सा उनका टारगेट है। अगर कोई बड़ा प्रोजेक्ट होगा तो जाहिर सी बात है उस पर आप मल्टी टीम्स की तरफ भी जा सकते हैं, आप डिफरेंट टाइप ऑफ टीम्स की तरफ भी जा सकते हैं, डिपेंड करता है। फिर आ जाता है मेंबर प्रेफरेंसेस। यहाँ पे बात ये करेंगे कि सारे एम्प्लॉयज़ जो होते हैं ना वो टीम प्लेयर नहीं होते, यानी कि कोई एक ऐसा बंदा ज़रूर होता है जो कि ऐसा परफॉर्म करता है, आउट ऑफ द बॉक्स जाके अपना बेस्ट देता है, तो उसकी जो प्रेफरेंसेस होती हैं, यानी कि उसको जो है एक तो वो उसको टीम में भी पसंद किया जाता है, प्लस उसकी परफॉर्मेंस की वजह से उसको रिवॉर्ड्स वगैरह भी दिए जाते हैं।
और इसके अलावा ये होता है कि जिसकी परफॉर्मेंस जितनी ज़्यादा अच्छी होगी उसको उतना ज़्यादा जो है प्रेफरेंस मिलती जाएगी ग्रुप में, वर्किंग में, उसका एक्सपीरियंस भी बढ़ता जाएगा, प्लस वो खुद भी बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई होगा। अब जो लास्ट कंपोनेंट था वो है टीम प्रोसेसेस, जिसमें ये देखेंगे कि कौन से ऐसे प्रोसेस हैं जिनको फॉलो करते हुए टीम्स जो हैं इफ़ेक्टिव बन सकती हैं। कॉमन प्लान एंड पर्पस, कॉमन प्लान एंड पर्पस में आएगा ये कि जो भी टीम का एक स्पेसिफिक एक कॉमन गोल होता है ना अचीव करने के लिए, तो उन्हें चाहिए कि जो भी स्ट्रेटजीज़ या जो भी चीज़ें बनाएं वो सब लोग जो हैं वो मिल के बनाएं। ठीक है, अगर आप लोग ये डायग्राम देखो तो क्या होता है, पोटेंशियल ग्रुप इफ़ेक्टिवनेस प्लस प्रोसेस गेंस माइनस प्रोसेस लॉसेस, तो एक्चुअल ग्रुप इफ़ेक्टिवनेस जो है वो हमें मिल जाती है। कि अगर आप लोग किसी भी ग्रुप की ना अगर हम इफ़ेक्टिवनेस देखें या देखनी हो तो हमें क्या करना चाहिए, हम देखें कि कितनी ज़्यादा एक ग्रुप जो है पोटेंशियल डाल रहा है, उसमें से जितने भी गेंस हुए हैं उनको हम ऐड करेंगे और जितने भी लॉसेस हैं अगर हम माइनस करेंगे तो हमें पता चल जाए एक्चुअली एक ग्रुप कितना ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। अच्छा, ये बात हो गई थी प्लान्स और पर्पस को लेकर जाने की। एक और चीज़ थी, यहाँ पे एक टर्म यूज़ की हुई थी, रिफ्लेक्सिटी, आ टीम करेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिफ्लेक्टिंग ऑन एंड एडजस्टिंग द मास्टर प्लान व्हेन नेसेसरी। अच्छा, ये ना एक करेक्टरिस्टिक होती है जब आप टीम में काम करते हो तो क्या होगा कि इसमें आप ना जब भी आपको ज़रूरत लगे या आपको जब भी लगे कि आप अपने जो भी आपका प्रोजेक्ट है या जो भी आपका गोल है आप उससे हट रहे हो, तो वहाँ पे आपने किस तरह से बैक मूवमेंट वापस ले लेनी है अपने प्लान की तरफ। ठीक है, यानी कि अपने गोल से ना पीछे नहीं हटना, जो भी आपके हैं या जो भी आपके टारगेट्स हैं उससे। फिर आ जाता है स्पेसिफिक गोल्स, यानी कि जो भी कंपनी का या जो भी आपकी टीम का एक स्पेसिफिक गोल है, आप जो हो उसको किस तरह से जो गोल है उसमें कॉमनली जो है आपके सारे प्लान्स होने चाहिए, प्लस ये होना चाहिए कि आपने एक एट द एंड जो है अचीव करना है ना, तो वो भी बिल्कुल वो गोल जो है वो जब सबका सिमिलर है तो फिर आप लोग सब जो है कॉमन पर्पसेस ही शेयर कर रहे हो। स्पेसिफिक, मेजरेबल एंड रियलिस्टिक परफॉर्मेंस, आप लोग की परफॉर्मेंस जो है इन सारी चीज़ों के मतलब ये सारे एट्रीब्यूट्स उसमें होने चाहिए। और दूसरी बात ये आ जाती है कि आप लोग का फोकस जो होगा ना वो रिज़ल्ट्स पे होगा। फिर है टीम एफिकेसी। टीम एफिकेसी जो होती है वो होती है आ टीम्स कलेक्टिव बिलीव दैट दे कैन सक्सीड एट देयर टास्क। अच्छा, टीम एफिकेसी एक ये कह लें कि आपको कितना ज़्यादा आपकी टीम में ना क्या कहूँगी मैं इसको, यकीन है कि आप लोग जो हो जो भी चीज़ें आप लोग अचीव करना चाह रहे हो एज ए टीम आप लोग कर सकते हो अपने गोल्स एंड अपनी गोल्स को, ऑब्जेक्टिव्स को और जो भी आप लोग अचीव करना चाह रहे हो वो सब। दूसरी बात ये चीज़ आ जाएगी कि टीम्स जो कि कामयाब होती हैं उनका बिलीव ही उन्हें आगे लेके जाता है मेनली। यानी कि अगर टीम्स अगर स्टार्ट से ही ये सोच लें कि हम लोग कुछ कर नहीं सकते या हमसे कुछ होगा नहीं, तो जाहिर सी बात है डीमोटिवेटेड होकर अगर स्टार्ट ही कोई चीज़ कर रहे हैं तो वो फिर उसके एंडिंग रिजल्ट्स भी इतने पॉजिटिव नहीं होते। अब आज के लिए लास्ट टर्म है टीम आइडेंटिफाई, और टीम आइडेंटिफाई में बेसिकली जो बात है कि आइडेंटिफाई नहीं, आइडेंटिटी, यानी कि अब जब एक टीम में आप लोग काम करते हैं ना तो जितने भी लोग एक टीम में काम कर रहे होते हैं तो एक रिलेशनशिप, एक बॉन्डिंग जो है वो बिल्ड हो जाती है। तो वो टीम जो है वो फिर यही कहा जाता है ये सारे टीम मेंबर्स हैं, इन सब की मतलब एक म्यूचुअल परफॉर्मेंस रही है, इन्होंने ये टारगेट जो अचीव किया है, तो आपस में जो है वो अच्छे रिलेशनशिप्स, अच्छी बॉन्डिंग जो है वो भी क्रिएट हो जाती है। तो ये सारे चीज़ें जो हैं वो क्या करती हैं, आपकी टीम इफ़ेक्टिवनेस को बढ़ाती हैं। अब जो नेक्स्ट 1-2 रह गई हैं मेरे ख्याल से वो हम इंशाल्लाह कल पढ़ लेंगे।